हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब पेपर आप लोगों का 22 मार्च से स्टार्ट है, बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसी में से आप लोगों के 5 और 6 नंबर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने एक संविधान का वीडियो भी डाल दिया है जहां से 2 नंबर तो फिक्स है, वहीं से आ जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से कई क्वेश्चन इसमें मिल ही जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, WTO है, ILO है, तो प्रीवियस ईयर में ये सारे पूछे गए हैं, इन्हीं में से मिल जाना है। तो आप लोग लगातार सॉल्व करते रहिए, तो 5-6 नंबर आप लोगों के कहीं गए नहीं हैं। तो चलिए, और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे जो पूछे जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो अब आप लोगों को पता है कि इसमें फिक्स है, या तो पूछा जाएगा कि गुप्त यानी कि किस वंश के समय को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये पूछा जाता है। एक पूछ लिया जाता है कि आप लोगों को पता है कि हर्षण किसके दरबारी कब हैं, बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे, पहला आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें रट लेना है। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। और यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। और आइए अब यहाँ से गुप्त वंश के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, और एक पूछा जाएगा कि अंतिम शासक कौन थे। तो यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के शासक को याद करने की एक ट्रिक अच्छी सी है, क्या, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। ये ट्रिक अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, यहाँ से सारे शासक याद हो जाएंगे। देखिए, सा से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर सा से हो जाएगा समुद्रगुप्त, फिर चा से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर का से क्या हो जाएगा कुमारगुप्त, और सा से क्या हो जाएगा स्कंदगुप्त, भागा से हो जाएगा भानुगुप्त, और लास्ट में है विष्णुगुप्त, तो लास्ट में हो जाएंगे विष्णुगुप्त। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, सारे शासक अच्छे से याद हो जाएंगे आप लोगों को। और पहले शासक श्रीगुप्त संस्थापक हो जाएंगे, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएंगे। यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखेंगे कि इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। और यहाँ से समुद्रगुप्त को ध्यान रखेंगे कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश से जितने क्वेश्चन बनते हैं, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है गुप्त वंश से। तो यहाँ के जो चांदी के सिक्के थे उसे रौप्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता था, रौप्यक। और यहीं से पूछा जाता है कि हर्षण किसके दरबारी कवि थे। तो हर्षण किसके दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के थे। और यहीं से ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, कि जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि एक सिक्का मिला है जिस पर ये बीजा बजाते हुए उस पर छपे हैं। तो पूछा जाता है कि किस शासक की पिक्चर जो है वो बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर छापी गई है। तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पूछा जाता है इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति ऐसे पूछी जाती है किसने लिखी है, तो हरिश्चंद्र ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र ने लिखी है। इंडिका किसने लिखी, ये भी ध्यान रखेंगे, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। और वहीं पर ध्यान रखेंगे आप लोग
बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, आप लोगों को पता होगा। तो वैसे वो क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे, नहीं तो यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित आप लोगों को पता होगा किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो वैसे अभी ध्यान रखिए, चाहे नहीं, हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से उसे भी करेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि पर्याय प्रशस्ति किसने लिखी है, तो हरिशेठ। क्योंकि अब हम गुप्त वंश के क्वेश्चन को नहीं लेंगे, एक बार मैंने जो क्वेश्चन ले लिया आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर्याय प्रशस्ति हरिशेठ ने लिखा, किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, वो दरबारी कवि नहीं थे मेगस्थनीज, वो आए थे बाहर से। और वो किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगस्थनीज, पूछा जाता है। और उनकी पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, इंडिका, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो वेटिकन। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि वेटिकन विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन विश्व का सबसे छोटा देश है, और रूस विश्व का, रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोनों ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन, उसके बाद मोनाको, फिर नोरू, फिर तुसारू, ये मैंने क्रम में लिख दिया है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो क्या है, वेटिकन, मोनाको, नोरू और तुसारू, ये सबसे छोटे देश हैं। सबसे पहले ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और सबसे बड़ा देश आप लोगों को पता है रूस है। और उसके बाद कौन सा है, भारत किस नंबर पर है, ये पूछा जाता है। तो हमारा प्यारा इंडिया विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। वैसे आप लोगों ने ट्रिक भी याद की होगी, RCCI BAI AKS, इसके आधार पर जो विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं उनकी लिस्ट याद होती है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को ध्यान से ये रख लेना कि सबसे छोटा देश वेटिकन है, सबसे बड़ा देश रूस है, और भारत विश्व में किस नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर, तो 7वें स्थान पर है। ये ध्यान रखेंगे। और ये भी अगर ध्यान रखना चाहें कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्योंकि आजकल पेपर में पहला नहीं आता, दूसरा ही पूछा जाएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरी धातु क्या कौन सी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर वाला पूछा जाता है, क्योंकि पहले वाला सभी रटते। तो रूस के बाद कनाडा ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और विश्व का सबसे छोटा दूसरा देश कौन है, तो मोनाको, ये भी ध्यान रखेंगे। सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे वेटिकन में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन द्वीप से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आता है तो। पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन किस स्थान या किस राज्य में है, तो पम्बन द्वीप किस राज्य में है, आप लोगों को पता होगा। पम्बन द्वीप यहाँ है, कहाँ, यहाँ तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। व्हीलर द्वीप और पारादीप यहाँ उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और पम्बन द्वीप यहाँ तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। सालासीट द्वीप यहाँ महाराष्ट्र में है, अगर ध्यान रखना चाहे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप आप लोगों को पता ही है यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार यहाँ है। तो ये राज्य पूछता है यही, पम्बन द्वीप पूछता है, और पारादीप, व्हीलर द्वीप पूछता है, सालासीट द्वीप भी पूछता है। तो पम्बन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में, राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में पूछे तो व्हीलर द्वीप और पारादीप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में सालासीट द्वीप, ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मिर्च में तीखापन, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है। तो मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है, और मिर्च का रंग जब लाल पूछ ले किसके कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे कैप्साइसिन के कारण। और यही से ध्यान रखें एक क्वेश्चन और, एसिड अम्ल, आप लोगों को पता होगा अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि कौन नीले से लाल कर देता है, कौन लाल से नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। अब साइंस से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सामान्य साइंस से, जनरल साइंस से। तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन, राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से अनेमिया रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियकोर रोग होता है।
देख लीजिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अनेमिया, ये भी पूछा जाता है। आयरन की कमी से घेंघा रोग। घेंघा रोग क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ये यहाँ गले में सूजन आ जाती है, उसे कहा जाता है घेंघा रोग। तो किसकी कमी से होता है? ध्यान रखेंगे किसकी कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब गांधी जी से एक क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है, आएगा जरूर एक क्वेश्चन। गांधी चाहे किसी भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा जरूर। गांधी जी, अब गांधी जी से कई क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 6 दिन में आप लोगों के पूरे सिलेबस को कवर करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पांस आया नहीं उस पर अच्छा, इसलिए मैंने वो सीरीज बंद कर दी। सिर्फ मैंने एक पॉलिटी का वीडियो डाला है, तो अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। उससे 2 नंबर बिल्कुल आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915। और इसी कारण आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो उड़ीसा में। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। अब गांधी जी से यहाँ थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए जो आ सकते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन कब किया था? तो दोनों किया था 1918 में। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1916 में ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने एक आश्रम की, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन ये किया। उसके बाद 1920 में आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, आप लोगों को पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, चौरी चौरा कांड हुआ। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें क्या हुआ था कि एक थाने को कुछ लोगों के द्वारा जला दिया गया था। उसमें एक थानेदार और कई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी उसमें जलकर मर गए थे। तो जिसके कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को क्या किया? इस आंदोलन को वापस कर दिया, मतलब बंद कर दिया, रोक दिया। तो पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया, कब रोक दिया? तो 11 फरवरी 1922। अगर ये 11 फरवरी डेट ध्यान न रख पाए तब भी ये ध्यान रखेंगे 1922 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब की? तो 1922। शुरू कब किया? 1920। समाप्त कर दिया 1922 में। किसके कारण? तो चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था उसके कारण। अच्छा, 1922 में ये हुआ। उसके बाद 1923 में क्या हुआ ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही गांधी जी ने इसे बंद किया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। पता होगा आप लोगों को, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया इलाहाबाद में। ये भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास जी द्वारा। और किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। दोनों लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। और इसके बाद 1924 में गांधीदास समझौता भी हुआ था, जो कि बहुत पूछा जाता है कि गांधीदास समझौता कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी गठन। 1924 में गांधीदास समझौता। और उसके बाद से अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे। फिर गांधी जी ने बाद में क्या चालू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चालू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब से? 1930 से 1934 तक ये चला था। बहुत ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। और जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ तो किसके द्वारा इसे चालू किया? तो 6 मार्च को क्या हुआ था? 6 मार्च को गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी और ये जाकर 12 मार्च को ख़त्म हुई थी। टोटल 34 दिन ये यात्रा चली थी। तो ध्यान रखेंगे 1930 से 1934 तक क्या हुआ था? ध्यान रखेंगे
गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन किया था। सविनय सवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी और उस समय इरविन थे, आप लोगों को पता होगा। तो गांधी और इरविन समझौता हुआ था कब? 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस उसमें, आप लोगों को पता होगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1931 वाले में ही लिया था। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि 1931 वाले में लिया था, क्योंकि इसमें गांधी इरविन समझौता हो गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ये सारे इंपॉर्टेंट है। सविनय आंदोलन 1930 से 1934 मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल, मैंने कई बार करा दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो अब ज़्यादा अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी उसे बार बार रिवाइज करिए, वो तो बिल्कुल मत भूलिए। तो ये सारे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो यही करना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब मैंने बता दिया कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? तो यूपी की। पहली महिला सीएम पूछ ले तो सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही थी। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल जी थी। और उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू जी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1924 में किसने की थी? तो 1924 में किसने की थी? गांधी जी ने की थी, बेलगांव में। और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देश के राजधानी से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो मुद्रा पूछा जाएगा या तो उनकी कैपिटल पूछी जाएगी। तो कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी क्या है? कतर देश की राजधानी दोहा है। अच्छा, बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की। पेरिस किसकी है? तो इसे कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इस बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, पेरिस ओलंपिक से एक क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। तो अब की बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है? तो फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? बहुत पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो डॉलर। ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई? कैनबरा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। बैंकॉक थाईलैंड की है। और कतर की राजधानी दोहा है। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। और देश की, अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। वहाँ की जो मुद्रा है उसे युआन कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा क्या है? तो येन है। बांग्लादेश की राजधानी या कैपिटल ढाका, वहाँ की करेंसी टका है। जैसे पूछा जाए भूटान का, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ की जो कैपिटल है वो थिम्पू है, और वहाँ की जो करेंसी है वो नुगल ट्रम है। बांग्लादेश आप लोगों को पता है। म्यांमार की आप लोगों को पता होगा। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? मलेशिया। कुआलालंपुर राजधानी, करेंसी वहाँ की रिंगिट। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने याद किए होंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये मैंने संविधान वाला वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहाँ से 2 नंबर फिक्स हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में कहा है, दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो छुआछूत के अनटचेबिलिटी की बात की गई है, उसके अंत की बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, दोनों करके पूछा जाता है। एक क्वेश्चन किस में दिया गया है? तो जीवन का अधिकार, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 में है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? समान नागरिक संहिता, ये
4 मैंने बताया था, देखिए 4 बिल्कुल सेम है ना। तो समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। 40 में पंचायत है। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई। और आर्टिकल 50 में क्या है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने की बात की गई है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 7 से 8 क्वेश्चन आना है, मैंने उसके डबल क्वेश्चन इसमें लिया था, 15 क्वेश्चन। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अब पूछा जाता है कितने महाजनपद थे, तो टोटल महाजनपद कितने थे? तो अंगुत्तर निकाय, और आप लोगों को पता होगा कि इससे साक्ष्य मिला था सबसे पहले। तो इसके द्वारा बताया गया था कि 16 महाजनपद है, उसमें से किसी भी जनपद की राजधानी पूछा जा सकता है, या उनमें से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा इसमें से कौन सा महाजनपद नहीं है, तो उसके नाम भी ध्यान होना जरूरी है। कौन सा है? तो मगध, अंग, वज्र, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुर, पांचाल, सूर, सेन, चंदी, मत्स्य, अस्मक, काम्बोज, गंधार, ये 16 महाजनपद है, ध्यान रखेंगे। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।